बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो है लेसन 4 का पार्ट बी है। लास्ट टाइम हमने पार्ट ए किया था कंप्लीट, एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड साइज का। आज हम उसका पार्ट बी करते हैं जिसमें लेसन 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमने कुछ चीज़ें की थी, उसके बाद जो चीज़ें इस चैप्टर्स में हैं उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग बिजनेस साइज एंड इट्स लिमिटेशंस। तो एज यूजुअल मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि इसमें कंप्लीट नोट्स हैं। ठीक है, आप इसी में से नोट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और इसी में से फिर आप अपने जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसी में से आते हैं। बिल्कुल देखें, जैसे आपका है मेथड्स ऑफ बिजनेस मेजरिंग बिजनेस साइज एंड इट्स लिमिटेशंस। तो अब हम किसी भी बिजनेस को कैसे देख सकते हैं कि बिजनेस छोटा है, मिड मिड साइज का है या बहुत लार्ज बिजनेस है। तो उसमें वैसे तो हमने ये चार बिजनेस में दिए हुए हैं कि किस तरह हम देख सकते हैं इसके मेजरमेंट्स के, क्या वो हैं, चार वेज हैं। एक तो देखें हम, ये है सबसे पहले तो है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फिर है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ सेल्स या मार्केट शेयर, और वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से भी अच्छा देखें, इसमें हम ये डिस्कस जरूर करेंगे आगे कि इसमें कोई एक चीज को मेजर लेके हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब एक चीज से हम फाइनली नहीं कह सकते कि जैसे अगर किसी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एक ही मेजरमेंट से कि यार इसके इसका मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है, ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम हम दो वेज लेके हम मेजर करते हैं, तो फिर हम उस पर एक ऑथेंटिक वो दे सकते हैं कि भाई इस बिजनेस का साइज क्या है। कोई स्मॉल बिजनेस है, मीडियम साइज का बिजनेस है, या बहुत लार्ज बिजनेस है। ठीक है, तो इसमें चार वेज हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आप इसमें से डिटेल भी पढ़ सकते हैं। बिजनेस कैन वेरी ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ साइज। वन ऑन द वन हैंड क्या होता है कि फर्म्स कैन बी ओन्ड एंड रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एट द अदर एक्सट्रीम क्या होता है कि सम बिजनेसेस एम्प्लॉय हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना, हम क्योंकि सारे वर्कर्स को काउंट करेंगे ना, अगर एक कंपनी उसकी 12 कंट्रीज के अंदर ब्रांचेज है तो सारी जितने टोटल वर्कर्स हैं वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम कैसे देखेंगे, देखें आप, मैं इसमें छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि लार्ज बिजनेसेस नीड टू प्रोड्यूस अ मच ग्रेटर आउटपुट और प्रोवाइड द सर्विसेज to a much larger market than smaller business। ऐसे ही है, they will also have more departments and managers। ठीक है, therefore larger businesses usually employ many more employees than smaller businesses in the same industry। क्या है कि for example a local general store and a large national supermarket। ये आ गया। अब इसमें limitations भी मैंने इसमें mention कर दी हैं। अब limitations भी पढ़ सकते हैं कि अगर ये number of employees है तो इसकी limitation क्या होगी। तो some firms use production methods which employ very few people but which produce large output। ठीक है ना, हायर आउटपुट प्रोड्यूस होता है लेकिन एम्प्लॉय कम होते हैं उसके पास। तो हम इससे नहीं देख सकते सिर्फ एम्प्लॉयज के कि भाई एम्प्लॉयज अगर इसके पास कम है तो बिजनेस छोटा है, नहीं। दिस इज ट्रू फॉर ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज विच यूज द लेटेस्ट कंप्यूटर कंट्रोल इक्विपमेंट। अब उनकी कंप्यूटर कंट्रोल इक्विपमेंट होंगे तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो कम होंगे लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहुत हाई होगी। तो हम सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से नहीं देख सकेंगे बिजनेस छोटा है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा भी हो सकती, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, इसको डिटेल में आपने पढ़ लेना है इसी में। मैं फिर आपको अगर होगा कि एग्जाम के टाइम में जो दूसरी सीरीज होगी एग्जाम के हवाले से, उसमें फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी तो मैंने इसमें बताने का मकसद ये है कि इसमें सारे कंप्लीट नोट्स हैं। हम इस लेसन को अगर मैं पूरा एक एक लाइन पढ़ूंगा ना तो इसमें तो आपको पता है ये फिर ये 1 आवर से ज़्यादा का हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ इसको ओवरव्यू में आपको बताता जाता हूँ, और जो टॉपिक्स हैं इसमें हम जो कवर कर रहे हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे। कुछ भी चीज़ें इसमें डिस्कस भी साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन आपको एक्चुअली अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो आपको ये पूरा जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का फर्स्ट पैराग्राफ और उसकी लिमिटेशंस ये आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे अपने पास, को याद कर लें। इससे ये क्वेश्चन जो आपके हैं कि हाउ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड, उसमें आप ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर नंबर 2 पे है, दूसरा क्या है वे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। द अमाउंट businesses earn from selling their products is often used to compare the size of the business in the same industry। अगर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो टोयोटा, होंडा, सुजुकी को आप कंपेयर कर सकते हैं। इंटरनेशनली देखेंगे तो बीएमडब्ल्यू, ठीक है ना, मर्सिडीज और आउडी, इनका भी हम देख सकते हैं कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर ये सारी कार कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनका आउटपुट क्या है। जिसका सबसे ज्यादा आउटपुट होगा इसका मतलब बड़ी कंपनी है। साथ में हम किसी और चीज को भी मेजर करेंगे, सिर्फ एक से ऑथेंटिक एविडेंस प्रूफ नहीं कर सकते हम। अ स्मॉल बिजनेस विल हैव मच लोअर रेवेन्यू अर्निंग फ्रॉम सेल्स देन लार्जर बिजनेस। ऐसे ही है, वैसे तो यूजुअली यही होता है। फॉर एग्जांपल अ स्मॉल जनरल स्टोर जो है विल हैव फ्यूअर कस्टमर्स देन अ लार्ज सुपरमार्केट एंड देयरफॉर मच लोअर सेल्स और रेवेन्यू। ठीक है, द लार्जर द मार्केट अ बिजनेस सर्व्स, द मोर वेन्यू द बिजनेस इज लाइकली टू अर्न। एक्चुअली द मोर रेवेन्यू था, इसमें मैं फिर वो आपसे वो कहूँगा कि अभी हमारा ये स्टार्ट है तो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके इसे इम्प्रूवमेंट भी लेकर आ रहे हैं। तो आपकी मुझे सपोर्ट इसमें चाहिए होगी। ठीक है ना, इसमें एक आध वर्ड्स की मिस्टेक होती है तो उसको आप काइंडली इग्नोर कीजिएगा।
लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा कि द लार्जर द मार्केट अ बिजनेस सर्व्स, द मोर रेवेन्यू द बिजनेस इज लाइकली टू अर्न। ठीक, अब इसके भी लिमिटेशन है, देखें आप नीचे, अ हाई लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट मीन दैट अ बिजनेस इज लार्ज when using the other methods of measurement. A firm employing few people might produce several very expensive computers each year. This might give higher output figures than a firm selling cheaper products but employing more workers. ठीक है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है, तो हर एक इसकी लिमिटेशन भी है। फिर आ जाता है नेक्स्ट उसका कि आपका वैल्यू ऑफ सेल्स। दिस इज ऑफन यूज व्हेन कंपेयरिंग द साइज ऑफ रिटेलिंग बिजनेसेस, स्पेशली रिटेलर्स सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल फूड सुपरमार्केट्स हो गई, ग्रोसरी शॉप्स हो गई, या ग्रोसरी सुपरमार्केट्स हैं, ठीक है ना, दुनिया में बहुत सारे हैं इस वक्त चल रही हैं। अब उसके जितनी बड़ी सुपरमार्केट होगी उसकी वैल्यू ऑफ सेल्स भी बहुत हाई होगी। ठीक है, अब इसकी भी लिमिटेशन है। इट कुड बी मिसलीडिंग टू यूज दिस मेजर व्हेन कंपेयरिंग द साइज ऑफ बिजनेस दैट सेल वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अ मार्केट स्टॉल सेलिंग स्वीट्स एंड अ रिटेलर ऑफ लग्जरी हैंडबैग्स और परफ्यूम, दोनों के डिफरेंट होगी, हालांकि दोनों स्मॉल हैं, लेकिन उसकी अगर आप देखेंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स का दो बेचेगा तो उसकी इतनी ज़्यादा हाई होगी सेल, जबकि वो जो जो छोटा होगा सेलिंग स्वीट्स है उसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी, वैल्यू कम होगी। तो ये इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। फिर है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखें, अगर आप अकाउंटिंग के भी स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है कि टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटी लेस कर दें तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। अब वो हम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अकाउंट्स में मेरा अगर लेसन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड को मैंने अलग से क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। It is used to buy the things that a business needs before it can produce goods and services. For example, factory, office building, machinery, inventory, ठीक है ना, ये सब आ जाता है इसके अंदर, जिसे हम assets कहते हैं। A small business will invest less capital than a large business in the same industry. For example, a small baker will only need one shop, one food mixer, one oven, and a small inventory of raw materials. But a large bread manufacturer will need production lines पूरी होगी, इंडस्ट्रियल मिक्सर्स होंगे, लार्ज ovens होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ अगर आप लार्ज स्केल पे ले जाएंगे, ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो उसका मतलब बड़ा बिजनेस है। अब इसकी लिमिटेशन भी आ गई। दिस हैज़ अ सिमिलर प्रॉब्लम टू डेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में जो था उसी तरह का। अ कंपनी एम्प्लॉइंग मैनी वर्कर्स में यूज लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। सही है, दीज गिव लो आउटपुट लेवल्स एंड यूज लिटिल कैपिटल इक्विपमेंट। तो ये इसकी लिमिटेशन आ गई। नहीं, हर एक चीज़ की लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि किसी एक वे से हम मेजर नहीं कर सकते। कोई दो चीज़ें हम ले लेंगे, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ले लेंगे, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड वैल्यू ऑफ सेल्स ले लेंगे। कोई दो चीज़ों से मेजर करके ऑथेंटिक ये कर कह सकते हैं कि भाई ये बिजनेस की साइज क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाता है इसका नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस ग्रोथ। अब बिजनेस की ग्रोथ कैसे होती है? बिजनेस कैन एक्सपेंड इन टू वेज। ठीक है ना, टू मेन वेज क्या है? इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। अब इंटरनल ग्रोथ तो अब आप समझ में आ जाएगा आपको कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गुड्स इट कैन प्रोड्यूस, वो भी इंटरनल ग्रोथ है। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं। फाइंडिंग न्यू मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, कराची में बेच रहे हैं आप, अब आपने लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा को फोकस कर लिया, वो भी इंटरनल ग्रोथ हो गई। प्रोडक्ट्स आपकी हैं लेकिन आपने आपको वो बढ़ा लिया, अपना मार्केट बढ़ा ली। ठीक है जी, तो बिजनेस ग्रोथ में इंटरनल ग्रोथ हमें समझ में आ गई। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रांचेस, हाँ, अगर एक बिजनेस जो है वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी से तीसरी ब्रांच करता है, वो भी इंटरनल ग्रोथ हो गई। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ग्रोथ। इसके फिर डिफरेंट पार्ट है। ठीक है ना, एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ टेक प्लेस व्हेन अ बिजनेस मर्जेस विद और टेक्स ओवर अनदर बिजनेस। या तो किसी दूसरे बिजनेस के साथ मर्जर हो जाए उसका, या कोई वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर ले, ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। अब इसके अंदर क्या क्या है देखिए, सबसे पहले तो है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है? ब्रिंग्स टुगेदर टू फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री हु आर आल्सो इन द सेम सेक्टर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल टू वीट फार्मर्स, अगर दोनों मिल जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में। टू चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स सेकेंडरी सेक्टर में, अगर ये दोनों का मर्जर हो जाता है। और टू बैंक्स टर्शरी सेक्टर, अगर ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, एक बैंक दूसरे को टेक ओवर कर लेता है, ये है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बाद फिर क्या आ जाता है? फिर आपका आता है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है? ब्रिंग्स टुगेदर टू फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सेम होगी बट वन इज द कस्टमर ऑफ द अदर। फॉर एग्जांपल अ शू मैन्युफैक्चरर एंड अ शू रिटेलर। अब देखें, शू मैन्युफैक्चरर अगर आगे जो शू सेलिंग शॉप है या शू रिटेलर है उससे टेक ओवर कर ले, तो ये फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है। ठीक है, अच्छा, यानी कि एक बिजनेस आगे वाले जो उसका इसी सेम सेक्टर के बिजनेस को टेक ओवर कर ले।
जैसे मैन्युफैक्चरर सेलर को, ठीक है, अगर सेलर मैन्युफैक्चरर को करता है तो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन हो जाएगी वो। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन ब्रिंग्स टुगेदर टू फर्म इन द सेम इंडस्ट्री, तो वही होगा, बट वन इज सप्लायर टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर एंड अ कोकोआ प्रोड्यूसर। अब चॉकलेट मैन्युफैक्चरर कोकोआ प्रोड्यूसर को टेक ओवर करता है तो बैक साइड वाला हो गया, तो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गई वो। ठीक है, तो ये दोनों हुए इसके एक्सटर्नल ग्रोथ के। फिर है लास्ट इसका एक्सटर्नल ग्रोथ का कॉन्ग्लोमरेट इंटेग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इज द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ टू बिजनेसेस हु आर इन कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज। यानी सेम इंडस्ट्री में नहीं होगा, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर कर लिया, उसके साथ उसका मर्जर हो जाए। बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री के दो बिजनेस जब मर्ज होते हैं या टेक ओवर करता है एक बिजनेस दूसरे को, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट इंटेग्रेशन। ठीक है, ये मैंने इसमें एक चार्ट भी दे दिया, इसको भी आप देख सकते हैं, इससे भी क्लियर हो जाएगी चीज़। फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें क्वेश्चन हैं कुछ हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं बाद अभी आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपनी ईमेल भी शेयर कर दूंगा, फ़ोन नंबर भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा, उस पर भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट जब होगी, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो फिर उसमें हम बहुत सारी चीज़ें और करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर प्रॉब्लम्स लिंक्स टू बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, अब बिजनेस ग्रोथ से प्रॉब्लम्स क्या लिंक करती हैं, अब ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लिख दी हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑल द बिजनेसेस बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ, देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स। इंटरनल ग्रोथ इज यूजुअली स्लो, स्लो होती है ना, क्योंकि इसमें आप काम करें, उसमें टाइम लगे, एक ब्रांच खोलें, दूसरी ब्रांच, एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट। हेयर इज अ रिस्क दैट अदर बिजनेसेस यूजिंग एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी ग्रो मच फास्टर। तो जो एक्सटर्नल ग्रोथ वाले ज़रा फास्ट हो जाते हैं, तो ये लिंक करती है प्रॉब्लम इंटरनल ग्रोथ में। Next है when two separate businesses are brought together, managers and workers in each business may fear loss of their job and status। तो एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस होगा, लोगों को ये होता है ना यार हमारी जॉब का क्या होगा, हमारी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, पता नहीं वो बिजनेस कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, उसके मैनेजर्स कैसे हैं, ओनर्स कैसे हैं, ये एक फियर होता है। ठीक है, उस नेक्स्ट है इफ अ बिजनेस बिकम्स टू लार्ज देन डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में अकर। अब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एक यूजुअली स्पेशल टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक्स का। दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब दिस विल इंक्रीज द बिजनेस एवरेज कॉस्ट एंड रिड्यूस इट्स प्रॉफिट मार्जिन। बढ़ाते चले जाएंगे, कम्युनिकेशन में इशू आएगा, कोऑर्डिनेशन में इशू आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में इशू आएगा। तो अगर बिजनेस ज्यादा बड़ा होता चला जाता है डिस इकोनॉमीज हो सकती हैं। नेक्स्ट, एनी टू बिजनेसेस दैट आर brought together through integration are likely to have different ways of doing things, different style होगा काम करने का, they may have different objectives, pay and other condition different होंगी। ठीक है, मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट होगा। फिर आपका है द इंटीग्रेशन ऑफ टू फर्म्स विल चेंज द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस फॉर द ओरिजिनल ओनर्स, देयर विल बी अ लॉस ऑफ कंट्रोल। दिस में हैपन इफ अ सोल ट्रेडर बिकम्स अ पार्टनरशिप, उसमें भी इशू आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स लिंक टू बिजनेस ग्रोथ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वाई सम बिजनेसेस रिमेन स्मॉल। अब ये भी है कि क्यों कुछ बिजनेस जो है वो छोटे ही रह जाते हैं, बड़े नहीं होते या बढ़ते नहीं है। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अब देखें कुछ बिजनेस जो है उसकी क्या क्या इसमें रीजंस हैं कि वाई सम बिजनेस रिमेन स्मॉल। पहले तो है कि ओनर्स की चॉइस है। अगर मोस्ट बिजनेस स्टार्ट ऑफ स्मॉल, वंस दे बिकम एस्टेब्लिश इन द मार्केट द ओनर मे सेट ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है ना, देर आर सेवरल रीजंस हैं। क्या द ओनर डज नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्कलोड ऑफ मैनेजिंग अ लार्जर बिजनेस, वो चाहता है छोटा ही रहे। द ओनर वांट्स टू कीप टोटल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, वो चाहता है सब मेरे कंट्रोल में रहे। पार्टनरशिप में जाऊंगा, प्राइवेट लिमिटेड में जाऊंगा तो फिर कंट्रोल मतलब वो हाथ से निकल भी सकता है। जो मैं मतलब ये भी इस तरह एक फीलिंग्स होती है ओनर की। द ओनर वांट्स टू मेंटेन अ क्लोज रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, वो चाहता है मेरे साथ ही डायरेक्ट कहें, वन टू वन रहूं मैं, जो प्रॉब्लम है उसकी मैं खुद देखूं। तो ओनर्स की चॉइस के ऊपर भी होता है। मार्केट साइज भी है दूसरा रीजन के सम बिजनेसेस हैव मार्केट साइज एज एन ऑब्जेक्टिव and this influences their growth, but not all businesses have a market size as their objective. For example, businesses that serve a local market है, जैसे हेयर ड्रेसर है, टैक्सी फर्म्स हैं, डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये क्या कहते हैं, मे नॉट वांट टू ऑफर देयर सर्विसेज बियॉन्ड द लोकल नेबरहुड, तो वहीं रह जाते हैं। एक ये भी रीजन है। ठीक है ना, और दूसरा रीजन ये कि एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल भी है। Another important factor influencing growth is the access and availability of capital to finance growth plans. It is the disadvantage of a small business that it faces difficulty in obtaining loans from banks. वो नहीं ले सकते लोन, छोटे बिजनेसेस जो है तो वो फिर आगे भी नहीं बढ़ पाते। मार्केट डोमिनेशन, some industries are dominated by very few large companies and it is difficult for a smaller business to compete। वो स्मॉल ही रह जाते हैं, वो बड़े बिजनेस के साथ compete नहीं कर पाते, तो उनकी बड़ी मार्केट की वजह से। मार्केट डोमिनेशन ऑफन मीन्स दैट consumers have a brand loyalty। तो लोग ब्रांड लॉयल्टी पे होते हैं तो वो उसी कंपनी की चीजें फिर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, छोटे बिजनेस की कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता।
तो ये जो जिस तरह वो कहते हैं कि जिस तरह चल रहा है, जितना चल रहा है उतना ही चलने दो। पुअर प्लानिंग भी हो सकती है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये तो हम मैं दूसरे उस पर आ गए हम टॉपिक पे, लेकिन पहले वो आपका हो गया। अब आ गया वाई सम न्यू और स्टेब्लिश बिजनेसेस फेल। अब देखेंगे ये भी है कि क्यों स्टेब्लिश बिजनेस फेल हो जाते हैं। अब उसमें सबसे पहले पुअर प्लानिंग एंड लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग अगर सही नहीं है आपकी स्टार्ट करते वक्त बिजनेस, तो सारे बिजनेस को फेल हो सकता है। द लैक ऑफ अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान कवरिंग एस्पेक्ट्स सच एज मार्केटिंग एंड फाइनेंस एज वेल एज डिटेल कॉस्टिंग प्रॉफिट प्रिडिक्शन इज ऑफन अ कॉज ऑफ बिजनेस फेलियर। ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आर एसेंशियल फॉर अ बिजनेस सक्सेस। फिर है दूसरा पुअर कैश मैनेजमेंट। अब आपने मतलब इसको सेट ही नहीं किया कि मेरे पास कहाँ मेरे खर्चा होगा, बिजनेस में कहाँ से मेरे पास पैसे आएंगे। कैश मैनेजमेंट नहीं है कि मैं कहाँ खर्चा, बजट एक रखना होता है कि भाई ये 6 महीने का बजट है, ये 1 साल का बजट है कि ये खर्चे होंगे, इसलिए इतना कैश होना चाहिए। A business receive cash from the sale of its product. However, most businesses sell their products on a credit basis. अब क्रेडिट पे दे दिया, इसका मतलब 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन के लिए आपकी पैसे फंस गए। ठीक है, उस पर भी हो सकता है पुअर कैश मैनेजमेंट। स्टार्ट में हमें क्रेडिट पे सेल नहीं करना चाहिए, और करें भी तो शॉर्ट टर्म के लिए करें। पुअर चॉइस ऑफ लोकेशन। अगर बिजनेस की लोकेशन ही सही नहीं आपने की, कोई रिमोट एरिया में कर लिया या ऐसी जगह पे जहाँ जहाँ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स पहुंच ही नहीं सकता, तो चूजिंग द राइट बिजनेस लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। ठीक है, फिर आ जाता है आपका फ्यूचर टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज। फेलियर टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज में क्या, अ बिजनेस दैट डज नॉट इन्वेस्ट इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विल ऑफन फाइंड इट इज अनएबल टू compete in terms of price, design and quality. इंस्टेड क्या होता है, कंज्यूमर्स में बाय देयर कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं फिर वो लोग। ठीक है ना, ये भी है। पुअर मार्केटिंग, मार्केटिंग आपने सही नहीं की, मार्केट को सही फोकस नहीं किया, जो टारगेट मार्केट थी आपने वो डिसाइड ही नहीं की। तो सक्सेसफुल बिजनेसेस आर वंस दैट आइडेंटिफाई एंड देन मीट द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। आपको अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स अपनी प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना चाहिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, प्रोडक्ट को चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक है फेलियर का एक रीजन। लैक ऑफ फाइनेंस तो सबसे बड़ा रीजन है कि न्यू बिजनेसेस ऑफन लैक द फाइनेंसेस दे नीड टू टेक फुल एडवांटेज एंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। कंपटीशन, ये भी आप बिजनेस के लिए फेलियर के लिए ज्यादातर ये होता है कि बड़े बड़े बिजनेस या ऑलरेडी जो बिजनेस मार्केट में है उनके साथ compete करेंगे आप जब नया बिजनेस होगा तो ऑल businesses फेस competition। ठीक है ना। however one of the reasons for business failure is the effect of the globalization of markets. Businesses that are unable to compete on price and quality are unlikely to survive in the long run, ये भी है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस भी हैं कुछ। अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई इंटरेस्ट रेट्स आपका मिल रहा है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है आपकी, may reduce the amount of money consumers have to spend on goods and services produced by businesses। ये भी होता है, अगर किसी की डिस्पोजेबल इनकम कम है, परचेजिंग पावर कम है, तो परचेजिंग नहीं करेगा वो। तो दिस इन टर्न विल रिड्यूस द बिजनेसेस अर्निंग्स फ्रॉम सेल एंड प्रॉफिट। जब सेल कम होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। फर्म्स दैट आर वेल established may have the finance to continue even when they are making loss। तो बड़ी जो कंपनीज हैं या जो जो बिजनेस चल रहे हैं टाइम से, तो उनके पास इतना होता है कि वो कुछ महीने, कुछ अगर 1 साल भी लॉस हुआ तो वो अपने कैश से सपोर्ट कर सकते हैं, उसको लॉस को बेयर कर लेते हैं। हाउएवर अ न्यू बिजनेसेस में फेल व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशंस इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये जनाब हमने पार्ट बी को भी कंप्लीट कर लिया। लेसन 4 हमारा आज खत्म होता है। हमने इसमें मेथड्स ऑफ मेजरिंग बिजनेस साइज, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस फेलियर ये डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन आपके होंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। कैम्ब्रिज का जो सिलेबस है उसमें नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद 6 पे हम करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी कुछ चीज़ें। और अगर और डिटेल, वैसे आप पूरी डिटेल में अगर ये स्लाइड्स देखेंगे तो आपको ये सारे नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है, इसमें टाइम भी इसलिए लग रहा है मेरा कि मैं इसको नोट्स प्रॉपर बना के इसमें लिख दूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगी चीज़ें, और अब आपकी सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जितनी सपोर्ट होगी इतना हम इतना आगे लेके चलेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे। इंशाल्लाह एग्जाम की सीरीज एक और स्टार्ट करेंगे, उसमें छोटे छोटे टॉपिक अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेसन 4 तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।